हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। और आई होप कि आप सभी ने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, स्टेट ऑफ मैटर आई थिंक, जो हम पढ़ रहे थे। और समझ में भी आपको अच्छे से आ गया होगा। जो डाउट्स वगैरह है आप कमेंट्स में ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई थिंक क्योंकि डाउट्स बहुत कम आए होंगे आपके, और अगर आ रहे हैं तो पूछिए, बिना पूछे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, और वो नया चैप्टर हमारा है आज का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री के लिए। जितने भी आपको आगे कंसेप्ट सीखने हैं, या वो 3rd चैप्टर के हो या 4th चैप्टर के हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है, वो सब आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अच्छे से सीखोगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। बहुत लंबा चैप्टर लगता है, वैसे तो है भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बता दूं चैप्टर को, ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। फिर भी देखते हैं कितने पार्ट बनते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन कंपटीशन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, और अगर आप स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी वहाँ से टीचर आपको इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन देने की ही कोशिश करता है, थ्योरिटिकल कंसेप्ट देने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। वो क्या न्यूमेरिकल से, किस तरह न्यूमेरिकल से वो हम आगे देखेंगे, किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल थ्योरी पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी आएगी तो ही न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से आ सकते हैं, वरना न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आज हम चलिए नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसको कह सकते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी तरीके से कह सकते हो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि आपसे पूछे क्या पढ़ रहे हो, कह सकते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, या हम क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। देखिए, लोअर क्लासेस में हमने ये सीखा कि मैटर जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई भी मैटर है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी, कि कोई भी मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल को नाम दिया गया था एटम। एटम नाम इसलिए दिया क्योंकि एटम का ग्रीक लैंग्वेज में जो मतलब होता है वो इंडिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैटर का जो पार्टिकल है वो एटम है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स ने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च की, और उन्होंने मैटर में जो एटम है, एटम और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक रिलेशन ढूंढा कि भाई हाँ, इसमें कोई ना कोई रिलेशन है एटम और इलेक्ट्रिसिटी में। फिर थोड़ी देर बाद और डिस्कवरी की गई, तो ये यहाँ से पता चला कि भाई एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स है जिन पे चार्ज कैरी होता है, और इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिहेवियर शो करते हैं, ओके। तो यहाँ से नई डिस्कवरी ये हुई कि एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिसको डिस्कवर किया था बेसिकली रदरफोर्ड ने या थॉमसन ने। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया कि एटम के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो हैं, उन्हीं से एटम मिलकर बना है, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजोन, पॉजिट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन मेन जो पार्टिकल हैं जिससे सारा एटम बनता है, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, वो एटम के 3 ही हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूरा का पूरा जो एटम है हमारा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना है। तो हमें अब इस चैप्टर में सीखना क्या है, पहले तो हम यही सीखेंगे भाई इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खासकर ज्यादा पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की तो खास इतना हमें पढ़ना नहीं होता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है वो सब हम सीखेंगे, चार्ज कैसे शो करते हैं, मास कितना होता है, ठीक है। जो 9th 8th में पढ़ के आते हो इस पे इतना मास होता है, इतना चार्ज होता है, कैसे होता है वो बताएंगे आपको। इसके बाद फिर हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अरेंज कैसे किया गया एटम के अंदर। मॉडल जो हम पढ़ते थे 9th में, थॉमसन मॉडल आप पढ़ते थे, रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, बोहर मॉडल आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सब मॉडल अब जो सीबीएसई ने क्या किया, इन मॉडल्स को 11th के सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया है इस कोरोना सेशन के लिए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना, क्योंकि पढ़ा हुआ सिलेबस बच्चों को पता हो सारा इसके बारे में। पहले कुछ ज्यादा पढ़ाने की है, मैं भी थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा, बस आपको याद दिलवाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे होता था। बहुत मॉडल थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी मॉडल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपको पढ़ा है, तो थॉमसन मॉडल के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर बिल्कुल नया ही मॉडल आ जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है,
बोहर मॉडल के बाद, जो एटम के स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो ज्यादा अच्छे से आपको ये बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से अरेंज किए गए, उनकी अरेंजमेंट हमें इस चैप्टर में सीखनी है कि कैसे कैसे उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं, कैसे उनकी अरेंजमेंट होती है, कहाँ कितनी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ऑर्बिट का कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है, एनर्जी शेल हम बोलते थे, ऑर्बिट हम बोलते थे, तो वो हमें सीखना है कि कैसे आया, उससे आगे फर्दर और क्या हो सकता था वो भी हमें सीखना है। तो बहुत सारा कंसेप्ट इसके अंदर आता है। हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल की तरह बिहेव तो करता ही है, लेकिन साथ में वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो बहुत सारे पॉइंट नए नए आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं सुने थे एटम के बारे में या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक नए लेवल पे आपको ले जाएगा एटम के स्ट्रक्चर में, और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब आपको जितना भी आपके आगे यूज होना है केमिस्ट्री में, वो सारा इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में जो टर्म्स आप सीखोगे या इसके अलावा जो कंसेप्ट आप सीखोगे, वो सारे टर्म्स और कंसेप्ट आपके आगे आगे सारी केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही नहीं पता है कैसा है अंदर से, तो आप केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़ सकते हो, भाई अंदर क्या अरेंजमेंट होगी, क्या एनर्जी रिलीज होगी, क्या नहीं होगी, वो सब बात, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्टिकल डिस्कवर किया गया था एटम के अंदर का, वो था इलेक्ट्रॉन, ओके। और इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें एक वर्ड होता है एम्बर, और एम्बर वर्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी को रब करते हैं तो रब करने से उस पर चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस नाम वहां से आया है आपका, किसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट स्टार्टिंग में क्या नाम दिया गया था? स्टार्टिंग में नाम दिया गया था कैथोड रेज, कैथोड रेज, ओके। तो पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें डिस्कवरी पढ़नी है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें से नहीं है, बट फिर भी कंपटीशन के अंदर कई बार ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक आधा ही पूछते हैं कभी कभी, मुश्किल से आधा तो क्या पूछेंगे कि पूछेंगे, लेकिन कोई ज्यादा इसमें से टॉपिक आता नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, और उन स्टेटमेंट्स में आपको इनकी प्रॉपर्टी दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें से 3 हो सकता है ठीक हो, एक गलत हो, या हो सकता है 3 गलत हो, एक ठीक हो, ठीक है। तो इसलिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना जरूरी है, और प्रॉपर्टी समझना आपको तभी आएगी जब आप एक्सपेरिमेंट को सीखोगे कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज का वो क्या है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। और इसको डिस्कवर किसने किया था? स्टार्टिंग तो इसकी बेसिकली प्लकर ने की थी, जस्टिन प्लकर ने की थी। इसको बाद में और इन्वेस्टिगेट किसने किया? थॉमसन ने किया बेसिकली, ठीक है, क्रूक ने किया। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट मतलब मॉडिफिकेशन करके नई नई चीजें बताई इसने आपने, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो जस्टिन प्लकर ने की थी, लेकिन प्लकर के बाद थॉमसन, क्रूक साइंटिस्ट जुड़ते रहे एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि डिस्कवरी कैसे हुई या कैसे की, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया? इसमें उन्होंने एक ट्यूब ली, जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, सीआरटी ट्यूब बोलते हैं, सीआरटी ट्यूब जो ग्लास की बनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने ग्लास की ट्यूब ली कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया उन्होंने? कोई गैस फिल कर दी लो प्रेशर पे, ये भी ध्यान रखना है भाई, मतलब नियरली वैक्यूम कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? गैस फिल कर दी जो दिखती नहीं थी, उन्होंने गैस तो दिखती है ना, तो गैस दिखती नहीं थी, ठीक है। तो मैं इसको गायब कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए कि यहाँ पर कोई गैस है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है। वास्तव में गैस दिखेगी नहीं कोई भी, तो ये हमें ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बिल्कुल खाली दिखेगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, है ना। तो ये गैस इसके अंदर भरी हुई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गैस है कोई एट लो प्रेशर, ठीक है। आपको क्या सर उन्हें कैसे पता चला कि गैस लो प्रेशर पे लेंगे? भाई उन्हें नहीं पता था, उन्होंने धीरे धीरे प्रेशर को कम करके देखा। पहले बिल्कुल हाई प्रेशर पे लेके देखी, तब कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा और प्रेशर कम कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर और प्रेशर कम कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब प्रेशर को बिल्कुल ही लो कर दिया, तब जाकर जो कैथोड रे दिखी है हमें, तब जाकर उन्होंने कहा कि अगर किसी भी गैस को लेना है तो उसको लो प्रेशर पर ही लेना है। गैस ही क्यों ली गई, सॉलिड या लिक्विड क्यों लिया? क्योंकि बेटा उसके लिए एनर्जी हमें ज्यादा यूज करनी पड़ती है, गैस के केस में एनर्जी कम यूज करनी पड़ रही है, इसलिए गैस को लिया। गैस से पार्टिकल्स को पता करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू सॉलिड या लिक्विड के, ठीक है। तो इसलिए गैस को लिया गया था। अब उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद यहाँ पर 2 मेटल की प्लेट ली गई, ये मैं 2 मेटल की प्लेट दिखाता हूँ, ये 2 मेटल्स की प्लेट ली गई, तो ये हो गई मेटल की प्लेट, और एक हो गई हमारे पास ये प्लेट, ठीक है। 2 हमने प्लेट ले ली, और
ट्यूब को इन प्लेट्स को कनेक्ट किया गया एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ। मैं इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ सिर्फ एक सिंबल दिखा रहा हूँ बैटरी वाला, हालांकि बैटरी यूज नहीं की गई थी, बट मैं इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के लिए इसको शो कर रहा हूँ। और फिर इस ट्यूब को यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया। कोई भी गैस हम ले सकते थे भाई, ऐसा तो जरूरी कोई पर्टिकुलर गैस ही ली गई थी, कोई भी गैस ले सकते थे हम, किसी भी गैस की हम डिस्कवरी कर सकते थे, क्योंकि एटम तो हर गैस के अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन भी फिर तो हर गैस के अंदर होंगे, है ना। तो गैस हम कोई भी ले सकते थे लो प्रेशर पे, ठीक है। ये कुछ अरेंजमेंट थी उसकी। अब इसमें जो ये वाली प्लेट है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस प्लेट को कहा गया कैथोड। क्या कहा गया? कैथोड कहा गया, ठीक है। और जो दूसरी प्लेट बनेगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको एनोड बोला जाएगा, ठीक है। ये था। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी दी हमने 10,000 वोल्ट के आसपास दी थी। 10,000 वोल्ट तो बहुत ज्यादा होती है ना 440 वोल्ट का झटका, तो 440 वोल्ट कितना होता है? बहुत ज्यादा करंट होता है, तो 10,000 वोल्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने उसको दी ट्यूब के अंदर, और जैसे हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो हुआ क्या, यहां से कुछ रेज जो हैं कैथोड से, कुछ रेज जो आपकी हैं वो एनोड की तरफ गई। अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखिएगा भाई कि एनोड जो हम ले सकते थे वो हम यहाँ पर परफोर्टेड एनोड भी ले सकते थे। परफोर्टेड मतलब होता है, और एक्चुअली परफोर्टेड ही लिया गया था। परफोर्टेड होता है कि इसमें जाली छेद हो, होल हो, जालीदार सा हो, ठीक है, उसको परफोर्टेड बोल देते हैं। तो ये आपका परफोर्टेड एनोड भी हो सकता है, जालीदार भी हो सकता है, नॉर्मली भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपकी इस प्लेट से आपकी बहुत सारी रे निकली, क्योंकि ये रेज कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इसको नाम दिया गया कैथोड रे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो ये रेज आपकी थी, ये आपकी अट्रैक्ट हो रही थी एनोड की तरफ, और एनोड पर चार्ज कैसा है? एनोड पर चार्ज आपका है पॉजिटिव, और कैथोड पर कैसा है आपका? नेगेटिव। तो क्योंकि ये रे आपकी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और एनोड पर चार्ज पॉजिटिव है, यानी खींची गई एक तरीके से कैथोड से, तो इसका मतलब ये जो रेज निकल रही है इन पे चार्ज कैसा होगा? इन पे चार्ज आपका नेगेटिव होगा। तो यहां से उसने देखा कि भाई कैथोड के अंदर कोई एटम्स प्रेजेंट है, और उन एटम्स के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर लिए गए हैं? आपके खींच लिए गए हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि भाई एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन पे चार्ज था पहली बात तो, और क्योंकि वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे इसलिए उसका नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ डिस्कवरी थी हमारी कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन्स की भी, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या क्या फायदा हुआ? इस एक्सपेरिमेंट करने से हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, कि क्या क्या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा अच्छे से, वो ज्यादा इसमें डायग्राम में लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या एक्सपेरिमेंट था। और चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात इसमें करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन की जो मुझे आपको बतानी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो हम हेडिंग बना लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं? बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैथोड रे हैं, वो हमेशा सीधी लाइन जा रही है। अगर आपने भी डायग्राम देखा हो तो जो लाइन जा रही है बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, इस तरह से या इस तरह सीधी जा रही है। हेलोसिन में कर्व तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है कर्व, बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इसने आपसे यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं दे ट्रैवल इन द straight line with high velocity, with very high velocity, कितनी वेलोसिटी हो सकती है उनकी? 10⁻⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड तक हो सकती है।
ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी जो है बहुत हाई होती है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। पहले हमें एटम के पार्टिकल्स को ढूंढा, तो हम वो सीखेंगे कि एटम के पार्टिकल कैसे कैसे मिले हमें, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उसको अरेंज कैसे किया गया एटम के अंदर, वो सब बातें सीखते हैं। और उसके बाद लास्ट में फिर वही सारी अरेंजमेंट चलती है लास्ट तक, तो फिर उसके उससे से रिलेटेड टॉपिक आते हैं इसके अंदर। तो चैप्टर को समझने का तरीका समझ लीजिए कि हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर कि भाई उनकी अरेंजमेंट का पता क्या चला, या उनके स्ट्रक्चर कैसे पता चला, ठीक है, या उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। बस इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है सारे। उनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिकल्स की स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी, ठीक है, एटम का साइज कैसे पता कर सकते हैं, वो सब बातें हमें चैप्टर में सीखनी है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि वो आपके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं विद वेरी हाई स्पीड और वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यूज आपकी वो इतनी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो मैं आपको कहा था कि परफोर्टेड एक आप ट्यूब ले सकते हो। अब जो परफोर्टेड ट्यूब आपकी थी इस तरीके की, यहां पर क्या होता है, यहां पर हम एक बिल्कुल एक फिल्म लगा देते हैं, एक केमिकल लगा देते हैं इस ग्लास पे, जो जिंक सल्फाइड का होता है। किसका होता है? जिंक सल्फाइड का होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो इससे टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके जब इससे टकराते हैं, तो ग्रीन कलर की एक ग्लो निकलता है, ग्रीन कलर का ग्लो, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो कभी भी कैथोड रे पार्टिकल जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराएंगे, स्क्रीन है हमारी, तो हमेशा कैसा ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। इसीलिए मैंने एनोड को परफोर्टेड लिया था भाई, जालीदार लिया था, ताकि पार्टिकल उसके आर पार हो सके, ठीक है, और वो जिंक सल्फाइड से टकरा सके। तो दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ना आपका, इसी बेस पे आपका टीवी काम करता था भाई, टेलीविजन जो होता था वो इसी बेस पे काम करता था। अभी आपको इमेज दिखती थी, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे हम, उसमें ट्यूब लगी होती है, सीआरटी ट्यूब, वो जल जाती है तो खराब हो जाता है टीवी। तो वो ट्यूब के अंदर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इमेज प्रोड्यूस करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे होता है। तो दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन बियॉन्ड द एनोड, एनोड के पीछे, बियॉन्ड द एनोड, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि अगर किसी चीज को कैथोड रे होगा तो वो हमेशा ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे प्रोड्यूस हीट, दे प्रोड्यूस हीट कब, अगर वो किसी मैटर, अब जैसे वो रेज निकल रही हैं, अगर उन रेज के बीच में मैं कोई मैटर रख देता हूं दूसरा, तो मैटर गर्म हो जाता था। गर्म होने का मतलब ये है कि जब कैथोड रे आपके उस मैटर से टकरा रहे हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही आपसे कह रहा हूं कि दे प्रोड्यूस हीट व्हेन कोलाइड विद मैटर। इसका रीजन क्या हो सकता है भाई, इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद हाई वेलोसिटी, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर आपका मैटर उनको रोक रहा है, जैसे मैं मान लीजिए मेरे सामने पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर उनको रोकता हूं तो वो मेरी साइड, अपनी साइड एनर्जी किस में ट्रांसफर कर देंगे, मेरे में ट्रांसफर कर देंगे ना। मोशन करने के पास जो एनर्जी थे वो तो रोक दिया, तो मोशन तो कर नहीं पाएंगे, तो वो जो उनकी एनर्जी है उनके पास, वो सारी किस में ट्रांसफर होगी, कोलिजन की वजह से मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई। तो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो वही मैंने आपसे कहा कि दे प्रोड्यूस हीट व्हेन कोलाइड विद मैटर बिकॉज दे ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी इनटू मैटर, ठीक है। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, अभी करने हैं हमें, ये तो बस स्टार्टिंग किया मैंने आपका अभी। तो ये कुछ पॉइंट्स समझ आ गया आपको, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए भाई ये तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, लेकिन इसको अच्छे से वेरीफाई कैसे किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता भी है कि नहीं होता है, या नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमें नहीं पता था कि कैथोड रे एनोड की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है, हम कुछ भी रीजन दे सकते थे, हमने यही क्यों कहा कि नेगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्यूब के अंदर
जैसे ट्यूब हमारे पास है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के परपेंडिकुलरली, इस ट्यूब के परपेंडिकुलर वाले ये ट्यूब है आपकी, ये ट्यूब है आपकी, ठीक है, ये कैथोड है यहाँ पर, ये एनोड है यहाँ पर, ये ट्यूब है आपकी, इस ट्यूब के परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ ऐसे, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर एक बार तो उन्होंने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहाँ पर, और एक बार लगा दी उन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट रख दिया यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक बार तो क्या लगाया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार क्या अलग अलग की, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा इसको पॉजिटिव कर देते हैं समझाने के लिए आपको, उसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, बस उन्होंने कैसे कर सकते हो। अब हुआ ये कि यहाँ से पार्टिकल निकल रहे थे आपके, वो पार्टिकल सीधे जाने के बजाय इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे, डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, ठीक है। तो और डिफ्लेक्शन किसकी तरफ शो कर रहे थे आपके, डिफ्लेक्शन भी आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ शो कर रहे थे, तो डिफ्लेक्शन भी हो रहा है और दूसरा किसकी तरफ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो रहा है। तो यहां से उन्होंने अजम्पशन लगाया कि भाई इन पे जरूर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहां से तो रिपेल हो गई, या तो आए नहीं, किसकी तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो दे शो डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम बात उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में देखी कि बस उन्होंने यहाँ पर पोल लगाए, नेगेटिव नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए हम 10th क्लास में सीख के आते हैं कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपने वो एसी मोटर डीसी मोटर पढ़ते हो, मैग्नेट घुमाते हो ना, तो उससे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने मैग्नेट लगा के देखे और देखा कि क्या मैग्नेट की वजह से चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन है, पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन है। हाँ, जब उन्होंने मैग्नेट लगा के देखा तो मैग्नेट की वजह से भी पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हो रही थी, और चार्ज पार्टिकल ही ऐसे हैं जो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से उन्होंने यही कहा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो होता है, मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने ये पता कर लिया कि चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पता कर लिया कि कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि दे शो डिफ्लेक्शन फैक्टर, डिफ्लेक्शन, ठीक है, दे शो डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी डिफ्लेक्शन शो की किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, अब देखिए ये कैसे पता चला कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है। हमने एक पॉइंट में कह दिया कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस बात का पता कैसे चला कि उनके पास ही काइनेटिक एनर्जी है। अब कैथोड रे से एनोड की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एनोड रे खींच रहा हो, कैथोड इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी ना हो जाने की, वो तो एनोड खींच रहा हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि कैथोड की पार्टिकल्स अपने आप एनोड की तरफ गए हैं, इसका मतलब कि उनके खुद के पास क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसी वजह से वो कहां गए हैं, एनोड की तरफ गए हैं। अब इस बात का पता कैसे करें, इलेक्ट्रॉन खुद तो बोलेंगे नहीं कि हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास एनर्जी है, ऐसा कुछ होगा नहीं। नॉर्मल सी बात है, हमें एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा कि एनोड उन्हें खींच रहा है, हमारे जाने का मन नहीं है लेकिन हमें रस्सी से बाहर खींचा गया है, या हमारा खुद का मन है हम भाग के वहां जा रहे हैं। अगर हम खुद भाग के जा रहे हैं इसका मतलब हमारे पास एनर्जी है भागने की, लेकिन अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हमें खींचा जा रहा है। तो इस बात का कैसे पता चला हमें, इस बात का पता चला इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, वही आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्या होती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। देखिए एक से दो बातें पता चली हमें, अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो इससे ये पता चलता है कि उनके पास मास भी होगा कि नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, पार्टिकल दिख थोड़ी रहे हैं, हमें तो रेस दिख रही हैं। तो उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है, और काइनेटिक एनर्जी से हमें ये पता चला कि उसके पास मास भी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। वेलोसिटी तो हम बोल के आए हैं फर्स्ट पॉइंट में कि उनके पास बहुत हाई वेलोसिटी होती है, लेकिन साथ में ये भी पता चल गया कि उनके पास कुछ ना कुछ मास भी होता होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पता कैसे चला, इसलिए क्या किया उन्होंने, इसलिए ट्यूब के अंदर यही ला देता हूं मैं, इस ट्यूब के अंदर क्या किया उन्होंने, इस ट्यूब के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल पतला सा एक व्हील रख दिया, और यहां हम कह सकते हैं। तो उसने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब पार्टिकल रेस से टकरा रही है तो ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो किसी चीज में जब फोर्स लगाते हैं तभी वो मूव करता है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी होती है। इसका मतलब कि पार्टिकल के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, और अगर मास और वेलोसिटी दोनों है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी जरूर होगी। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट पता चलता है कि पार्टिकल्स के पास मास भी होता है इनके पास, और इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है, और इनके सबके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये समझ लिया। एक और पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, तो साफ करते हैं फटाफट। देखिए ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एक्सरेज, दे प्रोड्यूस एक्सरेज, ये एक्सरे भी बनाते हैं, लेकिन कब? जब इनको ऐसे किसी मैटर पे डालते हैं, ऑन when strike with a material having high atomic weight, तो जब इनके पास बहुत हाई वेट होता है उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ये आपके एक्सरे जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं एक्सरे की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्हीं की वजह से हम हमारा एक्सरे ले पाते हैं बॉडी का, है ना। ये इसी सब फिनोमेना पे काम करता है। इसके अलावा भाई एक फोटोग्राफिक प्लेट आती है, जहां पर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं, हमारी इमेज तैयार करते हैं, इसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती है भाई, फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती है। क्या करती है, जब इसे टकराती है तो ब्लैक डॉट बना देती है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड बाय कैथोड रे, अफेक्टेड बाय द कैथोड रेज। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहां से ये समझ लिया कि वो उसको अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर कोई मटेरियल है जो बहुत पतला सा है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, वो बहुत ही थिन है, ठीक है, थिन कोई मेटल की फॉइल है, तो उस मेटल फॉइल के आर पार भी हो सकते हैं, तो दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ए मेटल फॉइल, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ए मेटल फॉइल। लेकिन कैसे होनी चाहिए, बहुत थिन होनी चाहिए, बहुत पतली होगी, तभी, ज्यादा मोटी से तो नहीं कर सकता, बस बहुत पतली से तो पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है, आर पार जा सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हमने डिस्कवरी सीखी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और उसका मास कैसे पता किया हमें, कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो सब बातें। और उसके बाद फिर हमने एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी करके प्रोटॉन की, कि हाउ टू डिस्कवर प्रोटॉन, और फिर धीरे धीरे हम चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, आई थिंक आपको समझ में आ गया, थोड़ा चैप्टर है आपका, तो बाकी करते हैं कल। तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए भाई, और ऑल द बेस्ट।